तुष्टीकरण के नाम पर इस हफ्ते का ये देश है हमारा न्यूज 18 पर इसी पर सबसे बड़ा मसला जो है इस देश में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। देश बड़ा, संविधान बड़ा या खुदा बड़ा? सवाल वहां पे खराब होता है कि संविधान से बड़ा जब हम इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं। गौरी से लेके मोदी तक कैसे कंपेयर कर दिया आपने गौरी और मोदी को? गौरी लूटने आया था, गौरी और मोदी को कंपेयर कर रहे हैं आप? ये तो शेम है। गूगल का चीफ हमारा हो गया, पेप्सी की चीफ हमारी हो गई, मास्टर कार्ड का चीफ हमारा हो गया, आपके यहाँ लश्कर तैयबा का चीफ हो गया, जैसे मोहम्मद का चीफ हो गया, बोको हराम का चीफ हो गया, अल कायदा का चीफ हो गया। जो हुक्मरान वक्त थे वो आज मजलूम हो गए क्योंकि सेकुलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उल जलूल हो गए। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। सेकुलरिज्म के नाम पर सरकारें बनी, सरकारें गिराई गई, गठबंधन जोड़े गए, गठबंधन तोड़े भी गए, लेकिन क्या सेकुलरिज्म के बाद अब तुष्टीकरण का खुला खेल शुरू हो चुका है? भारत ने पूरी दुनिया को वासुदेव कुटुंबकम का मंत्र दिया, लेकिन आज अपने ही देश के कुछ सो कॉल्ड सेकुलर नेता कह रहे हैं कि भारत को ब्रिटेन से सीखना चाहिए, जहां एक हिंदू को प्रधानमंत्री चुना गया है। पर इन्हें मनमोहन सिंह और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अल्पसंख्यक नहीं लगते। कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, उन्हें भगा दिया गया, लेकिन सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े हुए लोग, सूरमा, इसकी चर्चा तक नहीं करना चाहते, उन्हें सूट नहीं करता। और तो और सेकुलरिज्म के नाम पर शरद राव पवार ने देश के सामने सबसे बड़ा झूठ भी बोला। व्यूअर्स, महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद राव पवार ने मुंबई ब्लास्ट के तुरंत बाद कहा कि कुल मिलाकर 13 धमाके हुए थे और 13वां धमाका मस्जिद बंदर इलाके में हुआ था, जो कि एक मुस्लिम इलाका है। यह झूठ सिर्फ इसलिए बोला गया ताकि दुनिया के सामने यह ना लगे कि धमाके सिर्फ हिंदुओं के इलाके में हुए हैं, जबकि सच्चाई यह है कि मुंबई में 13वां धमाका हुआ ही नहीं था। इतना ही नहीं, सेकुलरिज्म का ढोल पीट कर कहा जाता है कि बच्चियों को हिजाब पहनकर स्कूल जाने की छूट मिलनी चाहिए। मदरसों का सर्वे होता है तो कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार सेकुलरिज्म के खिलाफ लगातार काम कर रही है। लेकिन सवाल है कि क्या सेकुलरिज्म के बहाने जो कुछ हो रहा है वो सीधे तौर पर तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है? आज इसी पर होगी जनता जनार्दन के बीच सबसे बड़ी चर्चा, सबसे बड़ी बहस। तुष्टीकरण के नाम पर इस हफ्ते का यह देश है हमारा न्यूज 18 पर इसी पर। एक वर्ग के वोट हथियाने के लिए तुष्टीकरण हमेशा से सियासी शस्त्र रहा है, लेकिन आजकल के सियासत में तुष्टीकरण का खुला खेल हो रहा है। भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहां पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। चुनाव है, चुनावी स्टंट है, ये तो एक फेस सेविंग प्रोग्राम है अरविंद केजरीवाल जी का। चूंकि इन लोगों ने इतना गाली दिलवा दिया है अपने मंत्रियों से, अपने गुजरात प्रदेश अध्यक्ष से, हिंदू देवी देवताओं को। केजरीवाल ने बीजेपी को उनकी पिच पर घेरा तो एक आरटीआई सामने आ गई, जिसमें दावा किया गया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को करोड़ों रुपए दिए गए। केजरीवाल सरकार ने वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ रुपए दिए। 7 साल में प्रतिवर्ष औसतन 14.5 करोड़ रुपए दिए गए। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मेरा वक्फ बोर्ड के लिए तन मन धन समर्पित। दरअसल चुनाव आ रहे हैं, इसलिए तुष्टीकरण का कंपटीशन है। कौन बनेगा तुष्टीकरण का भाईजान, क्योंकि चलानी है वोट बैंक की दुकान और करना है हिंदू देवी देवताओं का अपमान। इससे पहले ऋषि सुनक के ब्रिटिश पीएम बनते ही तुष्टीकरण गैंग
बेनकाब हुआ था। क्या अगर हमारे देश में आज एक मुसलमान या एक क्रिश्चियन प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, क्या भाजपा इसको स्वीकार करेंगे? तो यही है जो ऋषि सुनक के लिए वो ताली बजाने के लिए तैयार है, तो यहाँ क्या करेंगे हमारे देश में? यही मैं सोचने की बात है। ये कलाम कौन थे? योग्य लोकप्रिय राष्ट्रपति अटल जी ने बनाया था। रामनाथ कोविंद जी बहुत योग्य दलित समाज के नेता, किसने राष्ट्रपति बनाया था? नरेंद्र मोदी जी ने सरकार ने बनाया था। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बोले। बात यहीं तक नहीं रुकती। मुद्दा मदरसों के सर्वे का हो या हिजाब का, तुष्टिकरण गैंग कोई मौका नहीं छोड़ता। क्या सिर्फ मदरसों का इन्वेस्टिगेशन होगा या आरएसएस के मदरसों का भी इन्वेस्टिगेशन होगा, उनके स्कूल का भी इन्वेस्टिगेशन होगा? सवाल यह है कि संविधान बड़ा या धर्म, और अगर इनकी नजर में संविधान बड़ा है तो लड़ाई काबिलियत के बजाय धर्म पर क्यों? सवाल ये भी, वोट के लिए इस्तेमाल होने वाला अल्पसंख्यक वर्ग आखिर इस सियासी साजिश को कब समझेगा? मेरे साथ आज बात करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। आचार्य विक्रमादित्य है, आध्यात्मिक गुरु है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। जुनैद हैरिस है, उनका अभिनंदन है, प्रोफेसर है पेशे से, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर है। मेरे साथ तस्लीम रहमानी है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए, अध्यक्ष एमपीसीआई के हैं। हाजिक खान है, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर है, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है और जनता जनार्दन आपके लिए जोरदार तालियां। तो जोरदार तालियों से जनता का अभिनंदन है। और शुरुआत में मैं 50-50 सेकंड सबको देता हूं अपने विषय को रखने के लिए। शुरुआत तस्लीम रहमानी आपसे। भारत को ब्रिटेन से सीखना चाहिए, क्यों? देखिए, पहली बात तो ये कि जो पूरा का पूरा विषय यहाँ चल रहा है, मैं इसे बिल्कुल ही गैर ज़रूरी तो समझता हूँ, हमारे इंटरनल कंजम्पशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन एक बात जो हमारे लिए इत्मीनान की है पूरे देश के लिए, वो ये है कि ये वो जगह है और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमसे बेतहाशा नफरत की है। पूरे देश से, हमारे लोगों से नफरत की है, कत्लेआम किया है, हमें लूटा है। और लूट के ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, इनके रेस्टोरेंट्स पे लिखा होता था। हमारे लिए फख्र की बात यह है कि हमारे मुल्क का एक आदमी आज 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे मौजूद है और आज बकिंगम पैलेस में मौजूद है, वो जिन्होंने लूटा था। लेकिन ये इस बुनियाद पर नहीं है कि वो हमारे इस मजालिम पर होने वाले कोई इंतकाम वहाँ लेंगे। वो अपने एक सिस्टम, अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने देश, अपने राष्ट्रवाद की बुनियाद पर है। वो हमारी इन चीजों का बदला लेने वाले नहीं। और ये कोई पहला बात तो गर्व करिए, छाती पीटने से क्या होगा? पूरी दुनिया में कई ममालिक में भारतीय मूल के लोग इससे पहले भी प्रेसिडेंट बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और हिंदू भी बने हैं, मुसलमान भी बने हैं। कई जगहों पे, सुरेनाम में, ट्रिनिडाद में, मॉरिशस में, मालदीव में, पाकिस्तान में, यहाँ के दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये बनते रहे, ये हमारी क्षमता है, इसे पहचानना चाहिए। तो फिर हम और ये कह रहे हैं, ये सरकार, इस सरकार, जो कई नेता बोल रहे हैं, शशि थरूर एक लर्निड आदमी है, वो कह रहे हैं इस सरकार को सीखना चाहिए। चिदम्बरम साहब फॉर्मर गृह मंत्री है, वो कहते हैं इस सरकार को सीखना चाहिए। असद ओवैसी कहते हैं इस सरकार को सीखना चाहिए। कई बड़े बड़े उलेमा कह रहे हैं इस सरकार को सीखना चाहिए। सीखना क्या चाहिए? हाँ, सीखना ये चाहिए कि इस देश की जो सबसे बड़ा इशू है, इस देश का जो सबसे बड़ा मसला मेरे नजदीक है पिछले 75 साल में, वो है इस देश में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। ठीक है, शनाख्त की, जिसकी वजह से तुष्टीकरण होता है, जिसको आप कह रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, अगर मदरसे का सर्वे हो तो उसको इन्वेस्टिगेशन बना दिया जाता है। अगर ऋषि सुनक प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बन जाए तो कह दिया जाता है भारत को सीखना चाहिए। भारत को सीखना चाहिए या भारत सिखा रहा है? 50 सेकंड। भारत विश्वगुरु है, विश्वगुरु था, विश्वगुरु रहेगा, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन समस्या यहां है कि कुछ लोगों ने इस देश में तुष्टीकरण का इतना जो खाना खा लिया है कि उनको हर चीज में तुष्टीकरण चाहिए। आज रिजर्वेशन प्रधानमंत्री के पद पे भी आने की बात कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री का पद योग्यता पे बनेगा? इस देश की जो जनता है वो बनाएगी, या इस देश के अंदर जिस प्रकार से कोई कह रहा है बुरके वाली बननी चाहिए, कोई कहता है दाढ़ी वाला बनना चाहिए, कोई कहता है बिना मूछ वाला बनना चाहिए, हम कहते हैं भगवे वाला बनना चाहिए। भाई क्यों नहीं बनेगा भगवे वाला? बिल्कुल बनना चाहिए भगवे वाला। इस देश के अंदर
अंदर जब ज्यादा बहुसंख्यक हम हैं तब भी हम तुष्टीकरण का क्यों? आज मुझे बताइए, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, आज शशि थरूर ने सवाल उठाया, उनका राज रहा इतने साल तक, क्यों नहीं बनाया उन्होंने खान साहब को प्रधानमंत्री? क्यों नहीं बनाया उन्होंने खान साहब को प्रधानमंत्री? जो उसको अडॉप्ट करके जबरदस्ती नाम बदल कर उसको गांधी अडॉप्ट बनाया गया, उसके बाद क्यों नहीं बनाया गया उसको प्रधानमंत्री? इस देश में हमने देखा है कि आज भी ओबीसी जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं कि बुर्का पहन के राजनीति, भैया सीधा सीधा भगवे वाला बनेगा। आज हिंदू जाग गया है और आवश्यकता है कि भगवे वाले को ही बनाएंगे। ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया। प्रोफेसर जुनैद हैरिस, आपको लगता है कि भारत को सीखना चाहिए या फिर आपको लगता है कि हर चीज के अंदर नीम मेक निकालना, खासतौर पर तब जब विषय ही ना हो? क्या आपको लगता है कि कुछ लोगों की हर खुशी में रोने की आदत होती है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है जब हमारा संविधान बना, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, उसके बाद हम एक राष्ट्र के लिए मिलकर के काम करने की हमारा जो अप्रोच था, उस नुक्ते नज़र से देखा जाए तो किसी धर्म विशेष को ये अधिकार ही नहीं पहुंचता है कि ये कहा जाए कि इस धर्म के लोगों को पीएम बनना चाहिए और उस धर्म के लोगों को नहीं बनना चाहिए। सवाल वहां पे खराब होता है कि संविधान से बड़ा जब हम इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं या मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करने की कोई सोचे। सुधांशु त्रिवेदी, इसी देश में शरद राव पवार एक 13वां धमाका इजाद कर देते हैं। इसी देश के अंदर हमने देखा कि तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा ये होती है कि एक चुना हुआ प्रधानमंत्री, यानी जिसको उसकी पार्टी ने मनोनीत करा, डॉक्टर मनमोहन सिंह विज्ञान भवन के मंच से कहते हैं कि अगर संसाधनों पर सबसे पहला हक है तो वो मुसलमानों का है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं कहूंगा सबसे पहले जो सीखना चाहिए इंग्लैंड के घटनाक्रम से, क्या हुआ है वहां? अर्थव्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, इसलिए बार बार परिवर्तन हो रहा है। 10.5% की महंगाई है, पूरे यूरोप में जबरदस्त महंगाई और बेरोजगारी है। राहुल गांधी के ननिहाल इटली में जबरदस्त महंगाई और बेरोजगारी है, अमेरिका में है, और पाकिस्तान और श्रीलंका तो छोड़ दीजिए, चाइना में इस ढंग की खबरें हैं कि हुनान प्रोविंस में बैंकों के बाहर टैंक लगाने पड़े हैं, बैंक डिफॉल्टर हो गए तो कहीं लोग आके हमला न कर दें। अरे भाई, दुनिया में चारों तरफ आग लगी हुई है, आप घर में बैठ के कह रहे हैं गर्मी लग रही है, लगता प्रधान सेवक ने एसी ढंग से नहीं चलाया हुआ है। मुझे लगता है कि समझने की तो इसकी जरूरत है। अब मैं आता हूं इस टॉपिक पे। देखिए, कितने फक्र की बात थी कि दीपावली का दिन हमारी पूजा पद्धति की परंपरा में महाकाल रात्रि मानी जाती है, और महाकाल रात्रि को काल चक्र के परिवर्तन की वह गति देखिए कि जिन्होंने 75 साल पहले तक हम पे हुकूमत की थी, वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट 10 ब्राउनिंग स्ट्रीट बदलने जा रही है। और इसको लेकर तो हर ब्राउन कलर व्यक्ति को बड़ा खुश होना चाहिए था। मगर मजे की बात क्या है, ओरिजिनली तो उनका परिवार गुजरावाला का रहने वाला था, अनडिवाइडेड इंडिया का। अरे भाई, आज पाकिस्तान के लोग आके गुजरावाला के लोग हमसे झगड़ते तो समझ में आता कि हमारा या तुम्हारा वो तो कह नहीं रहे, और कुछ गए गुजरे लोग यहां पे हैं जो हर अच्छी चीज में बुराई देखने को तैयार हैं। अगर भारत का कुछ हिंदू धर्म का अच्छा नहीं इसमें ये खराबी थी, अरे मतलब कोई अच्छा खड़ा चमकदार कपड़ा पहन चल रहा, कोई कहते चमकदार कपड़ा, अरे मिट्टी लगा ली, कहां चमकदार है भाई, इसमें कुछ ना कुछ तो लगा हुआ था। और एक फैक्ट भी कहते हैं, जहां तक मुस्लिम प्रधानमंत्री की बात है, जो तो जाके चेक कर लीजिए। पहली बात तो कांग्रेस ने 75 साल में कोई मुस्लिम अध्यक्ष बनाया? जनाब, एक फैक्ट है, जाके चेक कर लीजिएगा। मुस्लिम प्रधानमंत्री तो बनने जा रहा था 47 में। एक दौर में महात्मा गांधी ने मन बना लिया था मौलाना आजाद को प्रधानमंत्री बनाने का, पर उन्हें लगा कि कांग्रेस में और नेहरू तैयार नहीं होंगे। इस ढंग के भी फैक्ट्स अवेलेबल हैं, किताबों में रिसर्च करिएगा तो पता लग जाएगा। और फिर मैं ये कहना चाहता हूं, वहां पे ऋषि सुनक कोई हिंदू होने की वजह से नहीं बने, अपनी काबिलियत के दम पे बने, और यहां आप कह रहे हैं मुस्लिम होने की वजह से दे दिया जाए। और सबसे ज्यादा वो ओवैसी साहब, अरे उनसे कहिए जो कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह एक दिन एक हिजाब पहने औरत आएगी, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मोहतरमे मजलिस, मुहाफिज़े इत्तिहादुल मुस्लिमीन, सरताज सेकुलर सियासत, आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी, अल्हम्दुलिल्लाह एक नकाब वाली को अपनी पार्टी की सदारत तो दे दीजिए, तब आके भाषण दीजिए। जी। मतलब खुद मियां फजीहत और दूसरों को नसीहत। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं जी कि भाई, अगर विपक्ष को इतना है तो आज विपक्ष घोषणा कर दे कि संयुक्त विपक्ष का साझा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कोई मुस्लिम होगा। कर देना घोषणा। हो सकता है प्लान हो ऐसा, तो भाषण नहीं कर रहे हैं, जो शशि थरूर कह रहे हैं उनका हो सकता है प्लान हो ऐसा।
अटल जी की कविता की पंक्ति है, उसकी 2 लाइनें कह देता हूं, क्योंकि हम दुनिया में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों क्या ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। और मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। ओके, हाजिक खान, आपका वक्त है, आप अपनी बात को रख सकते हैं। क्या आपको लगता है कि अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए किसी और को नीचा दिखाना जरूरी होता है? हम राष्ट्रभक्त खाली धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए, हमें अपने मुल्क को राष्ट्रभक्ति का ये होना चाहिए पार्ट कि हमारे मुल्क का कोई भी विद्वान, कोई भी काबिल किसी भी पार्टी का, जैसा कि हमारे मुल्क ने दर्शाया दुनिया में कि जैसे APJ अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बने, फखरुद्दीन अहमद बने, सलमान खुर्शीद के वालिद साहब बने, ये काबिलियत के ब्याप पर बने, किसी पार्टी की उन्होंने पार्टी ने ऐसा। बड़ी अच्छी बात बोली। मेरा एक काउंटर सवाल है आपसे, शरद राव पवार सेकुलर नेता है या सेकुलर नेता नहीं है? देखिए, शरद पवार जी की बात पर आप नहीं, सेकुलर है कि नहीं है? सेकुलर हो जाना कोई अंदर की वो मैं तो आपसे बड़ा बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ, शरद राव पवार सेकुलर नेता है? सेकुलर नेता है, जैसा कि दिखा रहे हैं आप टीवी वाले, लेकिन हम टीवी वाले के आप क्या कहते, आपको लगता है ना सेकुलर नेता है? तो सेकुलर नेता का झूठ बोलना अनिवार्य था, उनको 13वां धमाका बताना जरूरी था, और वो तब भी सेकुलर है। वो सेकुलर है, इसलिए बोलते थे झूठा धमाका हुआ था। अमित जी, जिम्मेदारी उनकी बनेगी। अगर बहुत बढ़िया, आपकी जिम्मेदारी नहीं है ध्यान देना, अमित जी की जिम्मेदारी नहीं, हाजिक खान की। वो लोग जो देश के हमारे गलत बात बयान कर रहे हैं, हमारे देश में अफरा तफरी, आप तो सेकुलर मानते हैं ना, विरोध करते हैं। ऐसे लोगों का खाली सेकुलर होने से नहीं, अगर अटल जी अच्छे आदमी थे, भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने, सारी पार्टी के नेता उनकी इज्जत करते थे, इसलिए कि वो राष्ट्रवादी थे, राष्ट्र के बारे में सोचते थे। और मैं एक बात 99 में जब अटल जी की 13 महीने की सरकार गई थी, तो लालू यादव ने कहा था ये राम के नाम पर आए हैं, अब राम के नाम पे जा रहे हैं, और मजाक उड़ा गया था उनका। और अटल जी ने बोला था, सदन में उनका भाषण था कि हर नेता कहता है कि अटल जी तो आदमी बहुत अच्छे हैं, इस अच्छे अटल जी का आप क्या कर रहे हैं? उनको हरा कर भेज रहे हैं। अटल जी तब, जैसे आज आपको नरेंद्र मोदी दिखते हैं ना, वैसे अटल जी दिखते थे तब। ये बात सत्य है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, जो उन्होंने कहा, मुझे याद आता है 13 दिन की सरकार के बाद लालू यादव जी बोले थे, और नेहरू जी कहे थे एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा, बन गए, अब इसके आगे दोबारा नहीं बनने वाले। मगर देश की जनता ने तय किया था और वो बने थे, वहां पे किसी प्रकार की कोई। अच्छा, शरद राव पवार को मैं उस पे आ रहा हूं। देखिए, यहां इस देश में समस्या क्या हो गई कि सेकुलरिज्म का पैमाना क्या हो गया, कि जैसे शरद पवार जी ने कहा, जो आप बता रहे हैं कि साहब धमाका हुआ नहीं, कह दिया गया। साहब 26, सुनिए तो मैं बता रहा हूं, 26/11 का हमला कांग्रेस की सरकार कहती हाफिज सईद ने कराया, और दिग्विजय सिंह कहते हैं RSS ने कराया। यह सेकुलरिज्म के लिए जरूरी था। बटाला हाउस इनकाउंटर कांग्रेस की सरकार कहती है वो जायज है, मगर कांग्रेस का नेता में सोनिया गांधी की आंख में आंसू आ जाते हैं। और तो और, इशरत जहां को आतंकवादी कांग्रेस सरकार का IB चीफ कहता है, और इंसिडेंटली उस समय IB चीफ थे श्री आसिफ इब्राहिम, संयोग से वो भी मुस्लिम थे, वो कह रहे हैं आतंकवादी है, मगर कांग्रेस के नेताओं को बेटी नजर आने लगती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आतंकवाद को लेकर धर्म मजहब से जोड़, बड़ी बड़ी मजेदार बात है, जब कोई धमाका है ना, आतंकवाद का मजहब नहीं होता, मगर हर आतंकवादी का मजहब होता है। प्रोफेसर आयरिस, मैं जब से डिबेट में शरीक हो रहा हूं, एक बात मैं जरूर कहता हूं कि गाय को राष्ट्र पशु बना दिया जाए। मेघालय में बीजेपी की सरकार होती है तो गाय काटी जाती है, और इस इलाके में माता होती है। अब गाय के आगे में शरद पवार, मैं कौन है भैया? आप अपनी बात उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने ऐसा बोला नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने ऐसा बोला ही नहीं है। आपको गलत फहमी हो रही है बाबा, आपको गलत फहमी हो रही है, आपको समझा रहा हूं मैं, आप बैठिए। उन्होंने ऐसा बोला ही नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं बोला है। मैं आपको, वो आप उनकी बात, अच्छा, उन्होंने ऐसा बोला ही नहीं बोला। आप जब बेइज्जती बात कर रहे, क्यों चिल्ला रहे भाई? इन्होंने तो ऐसी कोई बात भी है। एक सेकंड। बदकिस्मती इस मुल्क की यही है कि इस मुल्क में गाय का नाम आते ही
अखलाक मार दिया जाता है, जबकि उसके फ्रिज में गाय का गोश्त नहीं होता है, और फिर उसको भी लोग सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, इन्होंने समझा नहीं। तो यही माहौल किसने बनाया मुझे बताइए। मैं तो खुद कह रहा हूं ना, ये माहौल किसने बनाया? इसी माहौल को बदलने की बात है, चाहे वो इस देश में माहौल खराब करने का काम विपक्ष हो। मैं बात यही कर रहा हूं कि पक्ष हो या विपक्ष। अच्छा ये बताइए, शरद राव पवार जो ऐसा माहौल बना रहे थे वो किसके लिए बना रहे थे? 10 सेकंड में बता दीजिए। मैं आपको एक चीज बता दूं, चूंकि जो आपने कहा है उस पर मेरी जानकारी नहीं, मुझे पता था इस पे जानकारी नहीं होगी। जब जानकारी नहीं होगी तो मैं इस पर मुझे कैसे बात मुझे करूं? पता था इस पे। विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य, मेरा एक सीधा सीधा मतलब है कि आज जिस बात पे बहस हो रही है कि माहौल बनाया किसने, ये लगातार तथाकथित तौर पर जितना भी माहौल बना, इस देश में हिंदू मुसलमान मिलकर रहते थे, हिंदुओं ने एक्सेप्ट किया, आए बिल्कुल मिलकर रहे, और हिंदुओं ने हमेशा मुसलमानों का स्वागत किया, कोई दुर्पेक्ष नहीं किया। लेकिन जब भी इनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, इस देश का पहला शिक्षा मंत्री कौन था आपको याद होगा? क्या किया उसने? एजुकेशन को हाल करके इस देश के अंदर इस्लामीकरण करने का जो प्रयास किया गया। अभी एक होम मिनिस्टर बनाया था हिंदुस्तान का, जिनकी बेटी ने सारा का सारा बवाल किया। क्या किया उस देश के अंदर, किस प्रकार से हाशिए पे ला दिया? और तो और मेरा एक प्रश्न और भी है, एक बात और समझने का हम प्रयास करें कि इस देश के अंदर यहां बात करते हैं कि प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, संविधान की शपथ लेंगे या खुदा मियां की शपथ लेंगे? बताइए जरा। हाजी खान से बात करो कि देश बड़ा, संविधान बड़ा या खुदा बड़ा? देखिए, जब खुदा बड़ा ये बताओ ना पहले। अब ठीक है, देश संविधान से चल रहा है, देश धार्मिक बातचीत हमारे घर की है, वो पूजा करते हैं, इनकी जिम्मेदारी है, मैं अल्लाह अकबर करता हूं, मेरी अपनी जिम्मेदारी। लेकिन देश में जब संवैधानिक बात होगी तो संविधान बड़ा होगा, संविधान सवाल कहने वाला बनेगा, अल्लाह ऊपर वाला भी बनेगा। पीएफआई पर बैन लगती है, जब देश के अंदर पीएफआई पर बैन लगती है जो जायज है, लेकिन जो विपक्ष वाले अभी लालू यादव के स्टेटमेंट आया कि पीएफआई पर भी लगे और आरएसएस पर भी लगे, जब आरएसएस पर कोई सबूत ही नहीं है, कोई हंगामा नहीं है, तो ये शब्द क्यों निकालते हैं? ड्रॉ जो करते हैं तो सपोर्ट करते हैं फिर पीएफआई की। क्यों इसको आप जोड़ते हैं पीएफआई के साथ आरएसएस को? आप हिंदुवादी संगठन माफ कीजिएगा, आपने गाय का नाम क्यों लिया? गाय का कोई बहस ही नहीं था। पॉइंट ये आप गाय की चर्चा क्यों नहीं कर? आप करते हैं गाय की चर्चा क्यों नहीं कर? अगर मेरी गाय माता है, हम माता मानते हैं, और काटने की बात कीजिएगा तो हम तो उबाल आएंगे ही आएंगे। हमने क्या कहा है, कुछ समझ में आता है या गाय का नाम आते ही उबाल आ जाएगा? गाय सिर्फ आपकी है? गाय काटना मैं जुर्म समझता हूं, गाय की कुर्बानी इसीलिए हम नाजायज समझते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेघालय में बीजेपी की सरकार है, वो वहां पर गाय कटवा कर पार्टी करती है। क्यों करती है? ये कैसे बोल रहे हैं पार्टी करती है गाय बीजेपी? मैं बता दे रहा हूं, अरे मुझे बोलने 10 सेकंड बोल लीजिए फिर सुधांशु त्रिवेदी। पूरी बात तो कहने दो भाई। मैं आपको बता दूं, नेशनल चैनल पर केरला में किसने करी थी बीफ पार्टी? किसने बीच रास्ते में सरकार? आप ही की सपोर्ट करने वाले लोगों ने कटवाई थी। आप ही के लोग जो है जिस प्रकार में बीफ पार्टी में शामिल होते हैं, आप ही के लोग इस देश के अंदर पूरे विश्व में। हम तो आप जैसे लोग, हाजी खान जैसे जो लोग बैठे हैं इस देश में बलवा करने के लिए, जो भी नेता पब्लिक की, जनता का मजाक उड़ाती है, आस्था का उससे झूठ बोलती है, मैं दोनों की मुखालफत कर रहा हूं, चाहे उसका नाम सेकुलर हो, चाहे उसका नाम देश की जनता का मजाक उड़ाते थे ना जब वो राम का प्रूफ मांगते थे, और आपने भी मांगा था 5 दिन पहले बहस के अंदर। नहीं, मैंने राम का प्रूफ कभी नहीं माना है। मैंने अभी भी मैं कह रहा हूं कि जन्मभूमि को लेकर के हमेशा मत, कोई विवाद नहीं है। जन्मभूमि को लेकर के आपने बोला, आप पड़ोस में खड़े हैं हमारे साहब अभी भी रहमानी जी जो कहते हैं कि बाबरी की शाम आज भी कराएंगे, 25 लाख लोग बुला रहे थे। जन्मभूमि को हम आस्था पर मजाक नहीं उड़ाते। आपके पड़ोस में लोग खड़े हैं। जी मैं आपको मौका दूंगा, आपको भी मौका दिया मैंने। सुधांशु त्रिवेदी अभी भी देखिए, आस्था के मजाक की जो बात है, मैं बिल्कुल आस्था के मजाक ये होता था कि भाई जैसे हमारे यहाँ आस्था है, नवरात्र में सब व्रत रखते थे ना, तो जो व्रत रखेगा वही तो उद्यापन करेगा ना, शाम को फलाहार करेगा, वही 9 दिन जो व्रत रहेगा वो कन्याएं खिलाएगा। मगर यहाँ ऐसे मजेदार, मगर सुनिए मैं बता रहा हूं, मगर यहाँ मजेदार बात क्या होती थी, जो रोजा रखता नहीं था वो रोजा अफ्तार करता था। न बुलाने वाला रोजेदार होता था, ना आने वाले रोजेदार होता था, खामखा का रोजा अफ्तार होता था। ये होता था मजाक आस्था का। व्यूअर्स, ये देश है हमारा में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। शरद राव पवार ने आज से कई वर्ष पहले सेकुलरिज्म के नाम पर एक बड़ा झूठ बोला था। कहा था हिंदू इलाकों में सिर्फ धमाके नहीं हुए, मुसलमान इलाके में भी हुए हैं। सोचिए, तुष्टीकरण के नाम पर सेकुलरिज्म का चोला कितना घातक है। ब्रेक के बाद यह देश है हमारा जारी।
देखिए मैं ये क्या भारत माता की जय बोल दीजिए। क्या हो गया? बोल रही है, पब्लिक कह रही है भारत माता की जय। भारत माता की जय हो गई। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम न्यूज 18 पर। यह देश है हमारा, पब्लिक है और इस पब्लिक के सवाल होंगे इस दौर के अंदर। और बड़ा पैनल मेरे साथ है आज की इस बड़ी चर्चा के लिए। क्या आप हिजाब पे क्या कहते हैं मदरसों पे खूब लड़ाई लड़ते हैं? हिजाब पे मदरसे खूब लड़ाई, शिक्षा रोजगार पे क्यों नहीं लड़ाई लड़ते आप? लड़ाई लड़ने की बात बिल्कुल हमेशा उस पे मदरसे पे लड़ोगे, हिजाब पे लड़ोगे, मेरा हिजाब के महिला बन जाए। अरे भगवान उन्होंने आचार्य ने बोल दिया कि भगवा बनना चाहिए, तो आपको भगवा से प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ राष्ट्रीयता और मानवता के नाम प्रॉब्लम क्या है सर? हमारी आपको हिजाब बना लोगे, आप अपना हिजाब और मानवता के नाम है। मुस्लिम महिला को प्रधानमंत्री बना लोगे, उन्होंने बोल दिया कि भगवा बनना चाहिए, तो आपको दिक्कत क्या है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो देश में जो चुन के आएगा, जो हमारे मोदी, एक मिनट, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया था, तब वो खाली भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। लेकिन जब उन्होंने शपथ ली, दूसरी बार शपथ ली, तब 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के वो प्रधानमंत्री है। खाली ना तो हिंदुओं के, ना भगवान के, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, भारत में ना रहने वाले हर नागरिक के प्रधानमंत्री। उनका तो पॉइंट ही नहीं है। चुन के आएगा। मानते क्यों नहीं हो? फिर कैसे कह रहे हो कि हिजाब वाली महिला? वो उनकी राय है, आप उनको सपोर्ट नहीं करते? अरे आप सपोर्ट करते उनको? ये काल्पनिक बात कर रहे हैं। काल्पनिक नहीं है, रियल बोला इन्होंने। ओवैसी साहब ने रियल बोला है। आप जवाब काल्पनिक नहीं है, रियल है भाई। आप जवाब वो देंगे ना, हमारा कोई लेना। ओवैसी साहब हमारे निभाए कुछ भी नहीं है, इतने से भी आदमी नहीं है। ओवैसी साहब 2.25 वोट लाए। वो कह रहे वो इतने से भी आदमी नहीं है। माशाल्लाह लंबे चौड़े हैं, आपको इतने से भी नहीं दिख रहा है। 2.5 वोट लाए। ये कंपटीशन का भी 25%। ये क्या कंपटीशन हो गया है कि ओवैसी साहब इतने से है, मैं बड़ा हूं। कंपटीशन चल रहा है। राजीव गांधी का कंपटीशन इंदिरा जी के साथ था, इंदिरा जी का पंडित नेहरू के साथ था, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह आगे कंपटीशन चल रहा है। अब हाजिर खान ने आपके सामने बोला, वो तो उनका कद बहुत छोटा है, इनका कद बहुत बड़ा है हाजिर खान साहब का। देखिए मेरे नजदीक मेरी जाती राय यह है कि इस मुल्क में सेकुलरिज्म से बड़ा ढकोसला कुछ और नहीं रहा है। 75 साल में सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीतिक सत्ता हासिल करने की कोशिश की जाती रही है, तो कोई दो राय नहीं है। चल रही है। और आरएसएस इस मुल्क में एक दिन को भी खत्म नहीं हुआ। और आरएसएस की पूरी पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में और तमाम जो इंस्टीट्यूशनल एरिया है उसमें वो गए। वहां से उन्होंने ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को प्रमोट किया है। और आज जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में 1990 के बाद से, 1990 के बाद से इस मुल्क में जितनी जो भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो मजीद बाइफर्केशन का, मजीद तोड़ने का है। देश को जोड़ने वाला नहीं है, उसके जिम्मेदार है आप। बीजेपी उसकी जिम्मेदार है। इनका कहना है कि आरएसएस की वजह से सब लोग सब तरफ आ गए। अब मैं बताना चाहता हूं, ये ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने तक पहुंच गए, ये आरएसएस की वजह से पहुंच गए। ये कमला हैरिस उसकी वजह से भारत की बात कर रहा हूं। सुनिए, मैं पूरी दुनिया बता रहा हूं। सुनिए तो मैं जो फैक्ट बता रहा हूं। और वो अब ये बताइए, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ हमारा हो गया, गूगल का चीफ हमारा हो गया, पेप्सी की चीफ हमारी हो गई, मास्टर कार्ड का चीफ हमारा हो गया, ये सब आरएसएस की वजह से हो गए। और आपके यहां लश्कर चैबा का चीफ हो गया, जैश ए मोहम्मद का चीफ हो गया, बोको हराम का चीफ हो गया, अल कायदा का चीफ हो गया, हिजबुल्लाह का चीफ हो गया, ये सब आरएसएस की वजह से हो गए। मतलब गजब कहते हैं। हकीकत यह है कि दुनिया भर में एक बीमारी है, उस बीमारी को आप अपने यहां मत आने दीजिए, बल्कि आप कहते हैं नहीं ये बीमारी तो है तो दुनिया में तिनके की ओर में पहाड़ छुपाने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉब्लम क्या, मतलब उन्होंने एक एग्जांपल दिया, देखिए गूगल का चीफ हो गया। आप क्या आपको लगता नहीं है जब जैश ए मोहम्मद का चीफ की बात होती है, अगर या फिर बोको हरम के चीफ की बात होती है, या आईएसआईएस के चीफ की बात होती है, हिजबुल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, क्या आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं ये जो पैट्रोनाइजिंग ऑफ टेररिज्म है, दैट इज ऑल्सो हार्मिंग यू? ये ग्लोरिफिकेशन सुधांशु त्रिवेदी और इनकी पार्टी करती है, मुसलमान नहीं करते। आपने जितने नाम भी लिए, बोको हराम हुआ, शबाब हुआ, अल कायदा हुआ, या जो भी है, ये क्या बात करते हैं? सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में बोला ये आरएसएस इज इक्वल टू बोको हराम। एक मिनट आरएसएस क्या इज इक्वल टू बोको हराम है? अरे तो बोको हराम सेक्सुअल स्लेव बनाती है लोगों को। आप कैसे कह सकते हैं? एंडोर्स नहीं कर रहा है ना,
बोको हराम को एंडोर्स ही कर रहे हैं। जब आप आरएसएस को उसके पैरेलल खड़ा करते हैं एक राष्ट्रवादी संगठन को, तब आप उसको एंडोर्स ही करते हैं। और मैंने ये सलमान खुर्शीद के सामने बात बोली है इंटरव्यू के अंदर। 72,000 कम्युनल राइट्स के पीछे, और यहां पर सिखों के कत्लेआम के पीछे, और यहां पर ऑगस्टिन के कत्ल के पीछे आरएसएस का नाम मौजूद है। क्या बात करते हैं? मौजूद है, एफआईआर मौजूद है। क्या बात कर रहे हैं? एफआईआर सिखों का नरसंहार और अभी कहा गया, मैं बता रहा हूं, चलिए अभी इसी यूरोप से सुनिए रिपोर्ट आई कि सरदार RSS खुशवंत सिंह की किताब और आर्टिकल पढ़ लीजिएगा कि उन्होंने कहा 84 के दंगों के समय सिखों की यह स्थिति थी कि यदि उन्हें दवाओं और खाने की जरूरत होती थी तो वो आरएसएस वालों से संपर्क करते थे। ये सरदार खुशवंत सिंह ने लिखा, वो कोई आरएसएस के व्यक्ति नहीं थे। सर, गीता और रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में कोई धर्म था ही नहीं। दूसरी बात, हम फिर भी अपने धर्म को दरकिनार करते हुए संविधान का सम्मान करते हैं और सब उसी दायरे में सबको पॉइंट क्या आपका? पॉइंट क्या है? लेकिन आप लोग संविधान से इतर कुरान को हमारे संविधान पे बार बार थोपने के किसी ने थोपा नहीं यहाँ पर तो कुरान को। हिजाब क्या है सर? ठीक है, अपने नहीं, शाहबानो केस क्या था? सही तो बोल रहे हैं। शाहबानो केस क्या था? अगर सुप्रीम कोर्ट शरीयत के खिलाफ हो गया तो सुप्रीम कोर्ट को रौंद कर शरीयत को ऊपर कर दिया गया संविधान संशोधन से। मगर सुनिए, वो जलवाए जलाल अब चला गया क्योंकि भारत मां का लाल आ गया कुर्सी पे, उसका मलाल इन लोगों के चेहरे पे आ गया। जलवाए जलाल है ना, वही जुनैद हैरिस, प्रोफेसर हैरिस, एक दौर था जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एक दौर था जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया जाता था, कहा ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। लेकिन कई बार बदला गया। एक दौर अकेले नहीं बदला गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला चलिए मामले में भी जब वो दौर बदला गया है। पूरी दुनिया में 27 तारीख को कल्याण सिंह सुप्रीम कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट को जलील किया बीजेपी वालों ने? कैसे? 27 तारीख को कल्याण सिंह ने हलफनामा दिया कि हम बाबरी मस्जिद की इबादत करेंगे और तोड़ दी गई। कैसा सम्मान? और सबरीमाला में कैसा सम्मान है? ये कैसा सम्मान करने की बात करते हैं? पर कल्याण सिंह ने तो ये भी कहा था कि मेरी एक सरकार के 10 सरकारें चले जाए, रामलला के लिए मैं कुर्बान करने को तैयार हूं। एक बात और बता दूं, हुक्मरान आते हैं बदलते रहते हैं। मैं पढ़ रहा था गौरी से लेके मोदी तक हिंदुस्तान के तमाम हुक्मरान कोई कैसे कंपेयर कर दिया आपने गौरी और मोदी को? गौरी लूटने आया था, मोदी देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री है। ये विक्रमादित्य जी, आज समस्या ये है कि गौरी और मोदी को कंपेयर कर रहे हैं आप। ये तो शेम है, ये गलत किया आपने गलत किया। इसको तो प्रोफेसर साहब भी नहीं जायज मानेंगे। आपने गलत कहा, आपने गलत कहा। गौरी देश को लूटने आया था। मैं कह रहा हूं इस देश में आने वाले आक्रांता को ये जिस प्रकार के चुने हुए नेता से छोड़ देते हैं, ये इनकी वास्तविकता समझ में आती है। इन्होंने जो गौरी से मोदी जी तक कहा तो मुझे एक बात याद आ गई। वो ये बात याद आ गई, ये सच है। अगर गौरी को 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ा नहीं होता, यदि हमने इतने उच्च आदर्शों को न दिखाया होता कि पीठ छुपा के भाग रहा है तो हम उसकी पीठ पे वार नहीं करेंगे। यदि युद्ध 17 बार जीत कर छोड़ा ना होता तो आर्य देश का अंचल पाकिस्तान नहीं होता। मगर चूंकि हाजी खान, आपको लुटेरे गौरी पे भरोसा है, पृथ्वीराज रसों पे भरोसा नहीं है। कमाल की बात करते हैं आप। चलिए, और इसीलिए 800 साल के बाद गलत जगह पंगा ले लिया सुधांशु त्रिवेदी से। 800 साल के बाद पृथ्वीराज चौहान जी के बाद एक ऐसा दौर आया जब भारत के इतिहास ने करवट ली है। और वो लोग जो अपने को गौरी का, गजनी का आदर्श मानते, कौन है? पाकिस्तान की इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल का नाम है गजनी, सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम है बाबर, उनका नाम है गौरी। आज वो ये कहते हैं कि साहब जब से ये सरकार आई है तब से हम बड़ी मुसीबत में हैं। मोदी को आने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उस समय गौरी ने जो छल किया था, हमने उसको ईमानदारी से टैकल किया था। 800 साल हमने उसकी कीमत चुकाई है। आज वो परिवर्तन आया है जब हम अपने इस मुल्क की बात करेंगे। आप पाकिस्तान, आप गौरी पर तो आप गए, गौरी पर तो आप गए, गौरी पर कौन गया? भाई गौरी हमारे मुल्क का था क्या? गौरी हमारे मुल्क का था क्या? नहीं बोल रहे। ये बताइए, गौरी हमारे मुल्क का था क्या? गौरी हमारे मुल्क का था। गौरी हमारे मुल्क का था क्या? गौरी हमारे मुल्क का था। गौरी हमारे मुल्क का था। अरे अटल जी ने पाकिस्तान के बस चलाई, क्यों ट्रेन चलाई? अटल जी विदेश मंत्री ने सबसे बढ़िया संबंध क्यों रखे? आप बताओ। आतंकवादी को छोड़ने क्यों गए अफगानिस्तान? हम गए, आपकी सरकार। गौरी हमारे देश का था। गौरी इतिहास का एक तथ्य है
और जो आज लुटेरा था कि नहीं था? लुटेरा उस जमाने में बादशाह कह रहा था, आप लुटेरा नहीं, लुटेरा उस जमाने में बादशाह कह रहा था। लुटेरे नहीं होते थे, हमेशा मंदिरों को हिंदू भी लौटते थे, इतिहास के तथ्यों को देख रहा था। वैसे एक मिनट, जिस आदमी को भारत बैठने की तमीज दी डिबेट में, पता नहीं कहां से मदरसे की पढ़ाई कराने वाला आदमी यहां पर आके अपनी डिबेट में आया है। बताइए आपको समझ में आ रहा है कहां से पढ़ के क्या है? मदरसे में तो यही पढ़ाया जा रहा है। इसलिए मदरसों की सर्वे करने की जरूरत है, क्योंकि इस देश के अंदर मदरसों ने यही पढ़ाया है कि इस देश में आ जाए, अरे इस देश के अंदर वास्तविक तौर पे अगर आपने नॉलेज स्कूल में जाके ली होती तो आपको सही पढ़ाया जाता। मेरा सवाल है तीनों मुस्लिम स्कॉलर से। जी जी जी, सवाल पूछिए। क्या जैन, पारसी और बौद्ध ये अल्पसंख्यक में आते हैं? बहुत बढ़िया सवाल। अगर आते हैं तो क्या अल्पसंख्यक कमेटी में आप लोगों ने इनके विषय में आपने कोई चर्चा किया है? अगर किया है तो स्पष्ट जनता को बताएं। ठीक है। हैरिस साहब जवाब देंगे या तस्लीम रहमानी? ओके, हैरिस साहब जवाब देंगे इस बात का। हाजी खान शांत रहिएगा, आप काफी देर बोले। हैरिस साहब एक बात बताइए, क्या पारसी अल्पसंख्यक नहीं है? क्या जैन अल्पसंख्यक नहीं है? क्या सिख अल्पसंख्यक नहीं है? क्या क्रिश्चियन अल्पसंख्यक नहीं है? जो इस देश में दूसरी बड़ी आबादी है उसी को सिर्फ अल्पसंख्यक का दर्जा चाहिए, क्यों? नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का जो चेयरमैन अभी भी है वो सरदार है, हमारी सरकार में रहता है। नहीं, आप ही की सरकार की त्रिलोचन नहीं, सिंह अटल जी की सरकार में। आपको मैं बता दूं अभी भी सरदार। और माइनॉरिटी कमीशन जाहिर सी बात है जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं यहाँ की वो सभी के लिए और सभी के इश्यूज़ पर बात करती है। मैं खुद कई बार जा चुका हूँ इस तरह के मीटिंग्स के अंदर, जो जैन के इश्यूज़, बौद्ध के इश्यूज़, इन इश्यूज़ पर भी जाकर के मैं उसको अटेंड कर चुका। मैं अपनी ज़ाती तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये किसी ख़ास इसके लिए है, बल्कि सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज़ और बता दूँ, अलबत्ता प्रॉब्लम कहाँ है ये बता दे रहा हूँ। अगर कोई दलित क्रिश्चियन, अगर कोई दलित जैन हो जाए, बौद्ध हो जाए, सिख हो जाए तो उसका रिजर्वेशन बाकी रहता है, लेकिन अगर वो क्रिश्चियन हो जाए और मुसलमान हो जाए तो उसका रिजर्वेशन खत्म हो जाता है। तो ये मैं बता दूं, ये सारी चीजें अभी भी हैं और जाहिर सी बात है अभी पूरी बात यस बोलिए, मानते हैं आप पूरी बात अब कर लेने दीजिए मुझे, अब मुझे कर लीजिए। अभी हम यूसीसी पर बात कर रहे थे, एक संविधान मानने की, यकीन जानिए मैं एक नहीं 1000 बार ऐलान करने के लिए तैयार हूं और करता रहता हूं कि इस मुल्क के अंदर अगर कोई इस्लामीकरण की बात करेगा, कुरानी कानून लागू करने की बात करेगा तो गलत होगा, अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत होगा। लेकिन क्या इतने ही ऊंची आवाज से हमारे बीजेपी के नेता कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र वैसे ही गलत है? हम सिर्फ और सिर्फ संविधान को मानेंगे, हिंदू राष्ट्र को नहीं। संविधान को मानते हैं सब लोग, हिंदुस्तान है। पहला तो इनका माइनॉरिटी का जवाब दे देता हूं। देखिए इस देश, मुझे दे दें फिर आप जवाब दें। ठीक है, आप बोलिए। देखिए इस मुल्क में माइनॉरिटी को 2 पार्ट पे तकसीम किया गया है, एक मूलवासी और एक नॉन मूलवासी। और उसमें जो हमारे बुद्धिस्ट भाई, जैन भाई, सिख भाई है, उनको मूलवासी माइनॉरिटी कहा है, और जो मुसलमान और क्रिश्चियन उनको आक्रमणकारी माइनॉरिटी कहा गया। ये दो पार्ट इन्हीं लोगों ने किए हैं, संविधान में नहीं है, लेकिन इनकी आस्था और इनके प्रोपेगेंडा में ये 2 पार्ट है। और ये रीजन है कि 1950 में जब आर्टिकल 341 पे एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया तो उसमें आर्टिकल रिजर्वेशन को कहा गया नॉन हिंदूज, यू मेड योर पॉइंट, नॉन हिंदूज ये रिजर्वेशन अवेल नहीं कर सकते। और 76 में जब उसमें अमेंडमेंट किया गया तो उसमें कहा गया कि सिर्फ बुद्धिस्ट एंड सिख्स ये रिजर्वेशन अवेल कर सकते, सिख्स ये क्रिश्चियन एंड मुस्लिम नहीं कर सकते। और ये सुप्रीम कोर्ट में सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में सवाल है। आप जानते, थोड़ा आपकी बात में संशोधन कर दूं, जब देश स्वतंत्र हुआ तो बाबा साहब अंबेडकर ने सिर्फ हिंदुओं को रिजर्वेशन दिया था, यानी हिंदू मतलब जिसे आप सनातन धर्मी कहते हैं। 1955-56 में सर प्लीज सर मैं आगे पूरी बात तो होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए। 1954-55 में पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मास्टर ताराचंद ने जाकर नेहरू जी से बात किया और तब सिखों को उसमें इंक्लूड किया गया। बौद्धों को 76 में नहीं इंक्लूड किया गया, बौद्धों को 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने इंक्लूड किया था। यह मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशन करना चाह रहा हूं। मगर जो मैं कहना चाह रहा हूं, 1950 आपको मौका दिया, 40 सेकंड सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा ना। अब मैं बताना चाहता हूं, देखिए इस देश की सबसे पढ़ी लिखी हाईली एजुकेटेड कम्युनिटी कौन है? वो है पारसी, ज़ोरोस्ट्रियन। 0.01% की माइनॉरिटी है, यानी जिससे मैनेक्शा और टाटा और स्मृति ईरानी वगैरह है। अब आप सुनिए, दूसरे नंबर पे सबसे प्रॉस्परस पढ़ी लिखी और सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी क्या है? जैन, 1% की माइनॉरिटी है। सबसे इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी कौन है? सिख, 1.8% की माइनॉरिटी है।
क्रिश्चियंस में भी पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत अच्छा है, मगर जो माइनॉरिटी में प्रचंड मेजॉरिटी है वही इस हालात में क्यों है, सोचने की बात है ना। क्यों, कारण क्या है? जो हुक्मरान वक्त थे वो आज मजलूम हो गए, क्योंकि सेकुलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उल जलूल हो गए। जी देखिए, इसका बड़ा सीधा सा अब ये उल जलूल पर आपका रिएक्शन। देखिए 800 साल के बाद ये जो जब मोदी जी ने यहाँ पर सत्ता संभाली और प्रधानमंत्री बने, तो उस वक्त के विश्व हिंदू परिषद यहाँ पर अपने देश में इन्होंने बोल दिया 800 साल के बाद, इसके लिए मैं इनका इस्तेमाल 800 साल के बाद मोदी जी ने सत्ता संभाली। नहीं, मैं वही कोट करने जा रहा हूँ, मैं वही कोट, ये मेरा जुमला नहीं है, ये मेरा जुमला नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि किसने बोला, मैं बता रहा हूँ कि किसने बोला। नहीं, ये बात बोली विश्व हिंदू परिषद के चीफ ने, अशोक सिंघल जी ने बोली। मन की बात मुंह में आ गई, आपकी मन की बात मुंह में आ गई। नहीं, सच देखिए, सच बोला इनका, मुगलों का राज है, सच बोला इन्होंने, ये राज मोदी का राज है। अब आप मुझे सुनेंगे? हाँ सुनूंगा, क्यों नहीं, बिल्कुल। आप भी मुझे सुनेंगे? पूरा हाउस सुनेगा, पूरा हाउस सुनेगा आपको, बैठिए, सुनिए, पूरा हाउस सुनेगा आपको। 26 मई 2014 को मोदी जी ने जब सत्ता संभाली तो विश्व हिंदू परिषद के उस वक्त के अध्यक्ष अशोक सिंघल जी ने कहा था कि 800 साल के बाद हिंदुओं की सत्ता आई है। मैं नहीं कह रहा हूं। और आप भी एक बयान देते हैं कि आंशिक तौर पर 2014 से पहले ये, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने 2014 कह दूं तो मैं ये भी बता देता हूं, 18 मई 2014 को, 16 मई को रिजल्ट, बिल्कुल आखिरी दौर चर्चा का, जी 16 मई को रिजल्ट आया था 2014। 18 मई 2014 को लंदन के संडे गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में, संपादकीय में लिखा, कोई लेख नहीं था, उसने कहा 16 मई 2014 भारत के इतिहास में वो दिन माना जाना चाहिए जिस दिन ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। क्योंकि उन्होंने कहा 47 के बाद लंबे समय तक जिन विचारधारा का शासन रहा, जिन लोक शासन रहा, वो विचार व्यवस्था मानसिकता में ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी यानी ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता के प्रतिनिधित्व, पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिसका जो 8 साल में अभी तक खत्म नहीं हुई। 8 साल में आज भी क्वीन बेटी यहाँ दौड़ता है कॉमनवेल्थ गेम्स के, आज भी हम कॉमनवेल्थ, मैं ये पूछना चाहता हूं, कॉमनवेल्थ के मेंबर तो आज भी है। कॉमनवेल्थ क्या है? क्या वो ब्रिटिश लीगेसी नहीं है? वो भी हट जाएगा, वो पूरी खत्म हुई अभी तक। अरे जनाब कहां अटके पड़े, वहां ऋषि सुनक हो गया प्राइम मिनिस्टर, इनको अभी भी वही पड़ा हुआ है कि वो कॉमनवेल्थ है। अरे अब तो क्वीन के ऊपर आके वो बैठ गया भाई, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हिंदुस्तानी हो गया वो। क्या वो भारत में आ रहा है? क्या वो धन कुबेर भारत में बरसा रहा है? क्या वो भारत का फ्रेंड होके रह रहा है? वो दिन लद गए जब भारत को यूके की तरफ देखना होता था, वो दिन लद गए। नहीं लद गए, एक मुलाहिजा फरमाता हूं साहब, दिन लद गए पे मुझे याद आया, हम तो लखनऊ के रहने वाले, हमारे एक कहावत होती थी, अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाकते उड़ाया करते थे। तो वो दिन लद गए जनाब। अब तो स्थिति यह है कि सुनिए, गाय की पूजा करने वाला, गीता पे शपथ लेने वाला, अपने को गर्व से हिंदू कहने वाला, वो क्वींस बेटन वाले देश का प्रधानमंत्री हो गया। कहां तक पड़े हैं जरा? मैं वही कह रहा हूं। रेवानी साहब, रेवानी साहब, दिन में क्या गम है जो छुपा रहे हो, जो इतना मुस्कुरा रहे हो? मैं तो मुस्कुराता रहूंगा, मुस्कुराना मेरी आदत है, मैं तो मेरी आदत है, मैं क्या करूं? गुलों के रंगों ने मुझे इस कदर धोखे दिए कि शौक गुलबोसी में मैंने कांटों पर ज़बान रख दी। अब कांटा कौन है, धोखा किसने दिया, इसका भी व्याख्यान कर दीजिए। मैं वही करने जा रहा हूं। नहीं, ये इनके लिए शेयर करता हूं। कॉलेज टाइम का बर्तानिया का प्रधानमंत्री बना है, जी, बर्तानिया के लिए बना है, बर्तानिया का शहरी है, बर्तानिया के संविधान के अनुसार बना है, अपनी अर्थव्यवस्था ठीक करने के चैलेंज के नाम पर बना है, अपनी फॉरेन पॉलिसी में भारत की तरफ देखा तो देखा, नहीं देखा तो कमिटेड। हमें जरूरत भी नहीं है जी हमारी तरफ कोई देखे, जरूरत हम है, देखते हैं। जरूरत है कि माना मुझे अपना दर्द बयां करना नहीं आता, पर तुझे भी तो उसे एहसास करना नहीं आता। जी। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, एहसास आप इस चीज का करिएगा, जो इस प्रकार की जो विघटनकारी राजनीति है उससे बाज आइए कि कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के चूंकि तुम नशे में हो। जी अच्छा, एक आप भी कुछ फरमाना चाहते हैं? अब ये तो अब मैं क्या करूंगा वैसे मौके पर? हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अच्छा, मैं शुद्ध हिंदी की एक लाइन बोल देता हूं। अब सब बातों से सब लोग मिलकर एक साथ इस विषय के ऊपर अपना वो करिए। अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ऑडियंस भी एक है जो बोलना चाहते हैं। भारत माता की जय, एक सेकंड, भारत माता की जय बोल दीजिए आप। देखिए मैं ये कहूंगा, भारत माता की जय बोल दीजिए।
क्या हो गया? अरे इनका बोलो। अरे जवाब बोल रही है, पब्लिक कह रही है। उधर भाषण भारत माता की जय। भारत माता की जय हो गई। चलो मैं ये कह रहा हूँ, सुशांत जी कह रहे हैं वंदे मातरम। 850 साल में हिंदू खतरे में नहीं आया, 195 साल में अंग्रेजों के हिंदू खतरे में नहीं आया, लेकिन 2014 से आज तक हिंदू खतरे में। बहुत बढ़िया। ये कैसी हवाई तरक्की चली है, ये कैसी हवाई तरक्की चली है। दिए तो दिए, दिल बुझे जा रहे हैं। भारत में सारे लोगों के दिल बुझे जा रहे हैं। देश पीछे जा रहे हैं। अंग्रेजों के काल में हिंदू खतरे में नहीं आया, अब खतरे में आ गया। खतरे में? मुझे बताइए ऐसा कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा शहर है, ऐसा कौन सा गांव है कि जिसमें हिंदुओं पर आपने आक्रांताओं ने इस देश के अंदर न जुल्म किया हो? ऐसा कोई जगह नहीं बचा। आप उसकी जीती जागती जो एग्जांपल वो आप ही सामने खड़े हो। आपके पूर्वज कहीं ना कहीं हिंदू रहे होंगे, बेचारे जबरदस्ती घाघरा पहन के खड़े हुए थे, कोई और दिक्कत नहीं थी। आपने कोई यहाँ पर आज तक जानबूझ के नहीं ठहराया था। आपने इस्लाम बेचारे डर के मारे तलवार के अंदर जाके घाघरा पहना था, इसका प्रमाण आप हो। नहीं तो इसी कारण से तो वास्तविक सत्ता है, सब जानते हो आप लोग की। बाबा रामदेव अरे बाप क्यों तलवार पहन के भागे हमारे सामने। देखिए सारी बातें अपनी जगह। रामलीला ग्राउंड अगर पूरी दुनिया में कोई एक देश है जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, और जो हिस्सा हमसे कट जाता है, पाकिस्तान में सारे फिरके नहीं पाए जाते जो इस्लाम के नाम पे बना। जो कश्मीर बन गया, जो सूफियों के आपने बोलिए आपको मौका मिला, सूफियों के नाम पर जो कश्मीर में मेजॉरिटी आ गई तो सूफियों के चारे सिलसिले गायब हो गए। नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती, कादरी। जहां पर हिंदू मेजॉरिटी में है, जहां सनातन है, वहीं इस्लाम में आपस में भाईचारा है भाई। और इस्लाम एक ही मात्र देश है भारत में, दुनिया में भारत, जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते। वरना जहां निजाम में मुसलमान जाता है वहां धमाके होने शुरू हो जाते हैं। हैदराबाद में मुसलमान मर गया, मुसलमान कत्ल हो गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और पुराने वाले गीत की अरे साहब, अपनों पे सितम गैरों पे करम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर, रहने दे अभी थोड़ा सा भरम, ए जाने वफा ये जुल्म। आग लबों पर गुलाब रखते हैं, ये सब अपने चेहरे पे। जी 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 आप कुछ सुनाना चाहते थे, सुना दीजिए। शेरो शायरी की बात चल रही थी इसलिए। जी जी, ये भी पीछे नहीं रहते, देखिए। हाँ जी महाराज, दया है आपकी। तो मैंने ये कहा कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये हम मानते रहे एक हैं, और जागीर से झोपड़पट्टी तक ये भी मानते रहे हम एक हैं, इरादे भी नेक हैं, लेकिन भाई साहब कुछ दिमाग से कुछ लोग क्रेक है। आपके लिए नहीं बोला भैया, आपके लिए नहीं बोला, आपके लिए नहीं बोला, आपके लिए नहीं बोला। लेकिन आखिरी दौर है, मैं 10-10 सेकंड में आपका कमेंट चाहता हूं। महबूबा मुफ्ती को लगता है, सुधांशु त्रिवेदी, गुजरात मॉडल पहले सिर्फ गुजरात तक था, अब पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल ही लागू कर दिया है। 10 सेकंड में इसका जवाब। देखिए एक्चुअली में महबूबा मुफ्ती क्या बोलती है मुझे समझ में नहीं आता है। वो जो कहती थी बीजेपी से यलगार करनी है चूंकि ये कश्मीर में हिंदू सीएम बनाना चाहते हैं, वो आज अल्पसंख्यकों की बात करने लगी, कभी चाइना के पक्ष में बोलने लगती हैं। मुझे लगता है कि वो मोदी जी के विरोध में अपने होशो हवास खोकर पूरी तरीके से खप्तुल हवास हो गई हैं, इसलिए उनकी बातों के ऊपर बहुत ध्यान। जी जी जी, आखिरी 10 सेकंड तस्वीर में मानी। देखिए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि भारत को भारत रहने दीजिए, इसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भारत भारत ही है जी, इसे नहीं बनाने ये चाहते हैं ना, ये नहीं चाहते हैं। इसमें भारत माता की जय बोल दीजिए। भाई मैं इनकलाब जिंदाबाद बोलूंगा, मैं बादरे वतन जिंदाबाद बोलूंगा। आपकी शर्तों पे जय बोल दीजिए, हम समझेंगे आपने कह दिया भारत एक है। मैं उस भारत माता की जय आप बोल दीजिए, हम समझेंगे। भारत माता की जय बोल दीजिए एक बार। समय यहां समाप्त हो रहा है। आप तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुधांशु लास्ट वर्ड, लास्ट 5 सेकंड। भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, और ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। चलिए फिलहाल हाँ आखिरी, ए खाके वतन तुझ पे जब आंच भी आएगी आवाज हमें देना। तो बोलो भारत माता की जय। नमस्कार, धन्यवाद।